इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कौन बताएगा? Insertional inactivation. ज्ञानश्री ने ठीक बोला है. Insertional inactivation is the procedure of inserting a recombinant DNA within the coding sequence of functional gene. That functional gene may be alpha beta galactosidase. बीटा या अल्फा दो टाइप की होती हैं, बट कोई भी फंक्शनल जीन में अगर कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए को देंगे तो जीन इनएक्टिव हो जाएगी, जिसको बोलेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. ठीक है, वो एंजाइम कोई भी हो सकती है, वो जीन कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हम उसको अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ही बोलेंगे, कोई और जीन भी हो सकती है. ठीक है, आज हम करेंगे अदर टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स. ठीक है, other types of vector which is used in the biotechnology for transferring the gene from one organism to another organism. ठीक है, bacteriophage vector. ठीक है, bacteriophage is what? It is a combination of two words. Phage means virus and bacterio means bacteria. Bacteria जिसमें वायरस का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज. उसको यूज किया जाता है एज अ वेक्टर. बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरियल सेल्स बाय इंजेक्टिंग देयर डीएनए इनटू दीज सेल्स. दीज सेल्स मींस बैक्टीरियल सेल्स. ठीक है, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डाल देते हैं, तो हम उसको बैक्टीरिया नहीं बोलेंगे, या हम पूरी तरह से उसको वायरस नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज. याद है हम लोगों ने कौन से जेनेटिक्स में किए थे? ठीक है, सेकंड चैप्टर में तो बैक्टीरियोफेज पढ़ा था ना. पैलेट्स उसके जब बन के नीचे सेटल हो जाते हैं, ऊपर सुपरनेटेड में रहते थे. ठीक है, इंजेक्टेड डीएनए इज सेलेक्टिवली रेप्लिकेटेड एंड एक्सप्रेस्ड इन द होस्ट बैक्टीरियल सेल रिजल्टिंग इन अ नंबर ऑफ फेजेस. जो डीएनए वायरस ने अपना बैक्टीरियल सेल के अंदर इजेक्ट किया होता है, क्या होगा उसका? वो इंटीग्रेट करेगा बैक्टीरियल डीएनए के साथ, और इंटीग्रेट करेगा तो फिर उसके बाद मल्टीपल फेजेस बनेंगी, यानी कि फेजेस यानी वायरसेस का नंबर इंक्रीज करेगा. ठीक है, या तो फिर उसमें लिटिक साइकिल चलेगी या फिर लाइसोजेनिक साइकिल चलेगी. याद है, लिटिक साइकिल यानी कि उसको बर्स्ट करके तुरंत जो है वो अपनी नई फेजेस बना के निकल जाएगा और अनदर हेल्दी सेल्स को इम्पैक्ट करेगा. ये थोड़ा टाइम रहेगा उसी होस्ट सेल के अंदर और अपने मटेरियल को बनवाएगा, और फिर कुछ टाइम के बाद उसको बर्स्ट करके निकल जाएगा. मतलब दो तरीके से होगा. ठीक है, पर हो क्या रहा है? फेजेस अपना सेल की हेल्प से बना रहा है. हो रहा है ना यहाँ पे? उसने अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करके अपना जो भी उसकी जरूरत थी, अपना मटेरियल जो भी चाहता था वो उसने बनवाया. ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा वेक्टर की तरह काम कर सकता है ये. किसी और के डीएनए को भी मल्टीप्लाई कर सकता है. अगर हम वायरस के डीएनए के साथ कोई डिजायरेबल जीन को इंसर्ट कर दें और उस जीन को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर दे, तो हमें डिजायरेबल कॉपीज मल्टीपल मिल जाएगी. मतलब उस डिजायरेबल जीन की मल्टीपल कॉपीज मिल सकती हैं. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर वो फेजेस बर्स्ट करेगा उस सेल को और फिर से नए किसी नेबरिंग सेल को, हेल्दी सेल को री इन्फेक्ट करेगा अपने डीएनए को रेप्लिकेट करवाने के लिए. ठीक है, सबसे फेमस जो बैक्टीरियोफेज को वेक्टर के फॉर्म में यूज किया जाता है उसका नाम है लैम्डा फेज. लैम्डा फेज एक बैक्टीरियोफेज है जिसको कॉमनली यूज किया जाता है एज अ वेक्टर. और सेकेंड रहता है M13 फेज. M13 फेज. ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ना? बैक्टीरियोफेज, these two vectors, bacteriophages, lambda and the M13 is used as a vector. ठीक है, लैम्डा फेज की बात करते हैं. लैम्डा फेज वेक्टर का डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है. लीनियर डीएनए जीनोम रहेगा. डबल स्टैंडर्ड होगा या लीनियर फॉर्म में होगा, तो कैसा फॉर्म होता है इसका? लीनियर फॉर्म होता है. ठीक है, जिसमें 502 बेस पेयर होते हैं. ठीक है, जिसमें से 12 बेसेस in which the 12 bases at each end are unpaired but complementary. अगर आपको क्लवर टीआरएनए का स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें से कुछ
डीएनए पेयर मतलब ये रख लीजिए कि कुछ बेस पेयर अगर अनपेयर्ड है, ठीक है, मान लीजिए ये अनपेयर्ड है ना, इसके सामने कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस नहीं है, इसके सामने कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस नहीं है, बट ये अगर के साथ ज्वाइन करता है तो वो उसके डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो टीआरएनए की जब मैं बात कर रही थी तो यहाँ पे वो बेस पेयर जो क्या होते हैं, वो आपस में ही कॉम्प्लीमेंट कर जाते हैं। जनरली आरएनए कैसा होता है ये बताइए, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। कौन कौन सा आरएनए हम बात करेंगे, मैसेंजर आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, टीआरएनए इज आल्सो सिंगल स्ट्रैंडेड, बट आपने देखा टीआरएनए जो है वो आपस में ही उसका सिंगल स्ट्रैंड ही आपस में क्या कर जाता है, पेयर कर जाता है कि नहीं। यहाँ पे आपने याद बच्चे को इस तरह से था ना, कुछ इस तरह से है ना, तो ये है तो लीनियर ही है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, बट इसके कुछ बेसिस आपस में ही पेयर कर जाते हैं और कुछ बेसिस अनपेयर्ड ही रहते हैं, बट वो किसी दूसरे टीआरएनए किसी अनदर आरएनए के लिए कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन, बेस पेयर, ठीक है। क्या लिखा है, 500 बेस पेयर, 502 बेस पेयर होते हैं, जिसमें से 12 बेसिस ऐसे हैं जो कि पेयर्ड नहीं होते, किसके, डीएनए के। वैसे तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो सारे बेसिस क्या होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए, पर 12 बेसिस लैम्डा केस के कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, बट वो अनपेयर्ड कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं अनदर ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ या फिर अपने ही डीएनए के साथ। आगे बात सुने, ठीक है। आगे है, दीज एंड्स आर स्टिकी, इनके एंड्स कैसे होते हैं, जो अनपेयर्ड या कोई भी अदर एंड्स रहते हैं, स्टिकी होते हैं और कोहेसिव होते हैं। स्टिकी एंड्स होंगे तो याद रख लोगों को, अगर इस तरह का है, ठीक है, ये स्टिकी एंड्स बन गए ना, तो ये स्टिकी एंड जब आपस में क्लोज आएंगे तो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना, ये भी अनपेयर्ड हुआ, ये भी अनपेयर्ड पार्ट हुआ, हुआ कि नहीं, तो ये कैसे एंड्स बना रहे हैं, स्टिकी एंड्स बना रहे हैं। अगर लाइगेशन इनको ज्वाइन कर देता है तो ये बेसिस जो कि अनपेयर्ड थे वो आपस में कॉम्प्लीमेंट करके पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और कोहेसिव होने की वजह से, आपस में कॉम्प्लीमेंट करने की वजह से, कोहेसिव को वर्ड से लिया गया है तो इनको कोसाइड्स भी बोलते हैं। are the sticky sides which are complementary with each other. Okay. Next, these sides are important for packaging DNA into the phase heads. ये जो ends हैं, ठीक है, या कोस साइड्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डीएनए को पैक करने में फेज के हेड रीजन में, ठीक है। ये हेड पोर्शन होता है, पता है आप लोगों को, इसका ये जो बेस पार्ट होता है ये ऐसा होता है ना, बैक्टीरियोफेज, याद है। तो हेड पोर्शन में डीएनए की पैकेजिंग में ये कोसाइड्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इज दैट क्लियर, क्लियर और नॉट। आगे है, लैम्डा का नोम हमेशा लीनियर ही होता है, कहाँ पे, हेड पोर्शन में। lambda genome remains linear in the phase ahead, okay, but within the E. coli cell the two cohesive ends, दोनों cohesive ends, देखिए बच्चे, ये आ गया लीनियर, ठीक है, लीनियर आ गया, इसके ये कौन से एंड्स आ गए, स्टिकी एंड्स आ गए, और ये लीनियर ही रहेगा फेज में। जबकि अगर जब ये अटैक करेगा बैक्टीरियल सेल को तो ये इकोलाई के अंदर ये कोहेसिव एंड्स यानी स्टिकी एंड्स या कोसाइट्स आपस में जुड़ के क्या बना देंगी, सर्कुलर डीएनए। बात समझ आई, मैंने बोला ना आप लोगों को, ये एंड स्टिकी एंड
इसके कॉम्प्लीमेंट करेगा और लीनियर डीएनए चेंज इनटू सर्कुलर डीएनए, जो कि रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज M13 फेज वेक्टर। ये था लैम्डा फेज वेक्टर। M13 फेज वेक्टर फिलामेंट की तरह होगा, फिलामेंटस फेज है ये, और ये ईकोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और दिस है, मतलब इकोलाई के पास क्या होता है, इकोलाई हैविंग द एफ पिलाई, क्या है, क्या होते हैं पिलाई, जिनको हम बोलते हैं सेक्स पिलाई, जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो इकोलाई के पास एफ पिलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एफ फेज वेक्टर, देखिए यहाँ पे हम एफ फेज वेक्टर बोल रहे हैं, हम कंप्लीट बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे हैं, जिसमें इकोलाई बैक्टीरिया प्लस फेज वेक्टर दोनों की बात हो रही है। तो जीनोम जो होता है M13 फेज वेक्टर का सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि लैम्डा का डबल था, ठीक है। उसका डीएनए कैसा था, लीनियर था। इसका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। उसमें कितने बेस पेयर थे, 502। इसमें कितने बेस पेयर है, वो 6407, ठीक है, 6407, ठीक है। कितने बेस पेयर होते हैं, ज्यादा है ना इसमें, इसके सिर्फ 502 थे, जिसमें से 502 में से 12 जो थे वो अनपेयर थे, ठीक है। इसमें 6407 बेस पेयर होते हैं। और फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड into it without disturbing any of the essential gene। बोला है कि इसके जो भी जीन्स होते हैं, 600 बेस पेयर मिलके कई जीन्स बनाएगा ना, और बेस है, ठीक है। अगर आप उसमें कोई फॉरेन डीएनए डाल देंगे, ठीक है, इंसर्ट कर देंगे किसी भी एसेंशियल जीन को, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया जा सकता है उसकी एसेंशियल जीन को डिस्टर्ब किए बिना, किसमें, M13 फेज वेक्टर में, ओके। आफ्टर द M13 फेज वेक्टर डीएनए एंटर कहां करेगा, बैक्टीरियल सेल में, ठीक है, जहां पे वो क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड था, सर्कुलर था। बैक्टीरियल सेल में जाके वो डबल स्टैंडर्ड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है अलोंग द होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए यानी बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। तो वो डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास वो एंजाइम्स रहती हैं जो उसको चेंज कर सकती हैं, जैसे आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड में चेंज कर सकता है ना, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है तो डीएनए लीनियर फॉर्म में भी आ सकता है, सर्कुलर फॉर्म में भी बन सकता है, और सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि उनके पास वो जीन्स होती हैं जिनसे वो अपने लिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी बना सकती हैं, ठीक है। आगे बात समझ, मैंने यहाँ पे बोला कि जो एम फेज है, आफ्टर M13 फेज डीएनए जैसे ही बैक्टीरियल सेल के अंदर ऐड होगा, एंटर करेगा, तो वहां पे वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल में, जिसको बोलेंगे रेप्लिकेटेड फॉर्म और आरएफ, ठीक है। जैसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चेंज इनटू डबल स्टैंडर्ड इन द होस्ट डीएनए, दैट इज कॉल्ड द रेप्लिकेटेड फॉर्म, ठीक है। जीन्स हैं उनके लिए वो चीज करने के लिए, ठीक है। क्लियर है सभी को? काफी डिफरेंस है, लैम्डा के केस में डबल रहेगा, लीनियर रहेगा, उसके बेस पेयर कम है एज कंपेयर टू M13 फेज वेक्टर, ठीक है। अगर आप इस M13 फेज में कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दें उसके जीनोम के साथ, तो वो होस्ट के अंदर अपने डीएनए के साथ साथ उस फॉरेन डीएनए को भी मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। आगे है सम क्लोनिंग वेक्टर, ये भी क्लोनिंग वेक्टर थे, बट ये थे फेज, बैक्टीरियोफेज। अब हम बात कर रहे हैं अनदर क्लोनिंग वेक्टर, जिनको हम क्लोनिंग करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसमें आता है
cosmate. Cosmate is made up of two words, cos plus plasmate. क्या बन गया? cosmate. ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, cos प्लस mate. ठीक है, प्लाज्मिड से आया है mate तो बन गया cosmate. cos जो है वो cos साइड कहाँ पड़ा? लैम्डा फेज में. और मिड का मतलब प्लाज्मिड यानी कि बैक्टीरियल डीएनए, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए. ठीक है, it developed first time by the Collins and the Holmes in 1978. इन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह के वेक्टर को जो था वो डेवलप किया था. ठीक है, इसकी लेंथ ज्यादा नहीं होती है, 45 किलो बेस इन लेंथ. ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे बेस पे नहीं लिखा, यहाँ पे लेंथ को केबी में लिखा है, तो इसकी लेंथ है अप टू 45 केबी. ओके, इसको इतना ही बताना है कॉस्मिक को, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना. ठीक है, कॉस्मिक के बारे में समझ आ गया, इतना ही बताएंगे. आगे है, इसको क्लोनिंग के लिए यूज कर रहे हैं. अगर आप इसके जीनोम के साथ जो कि 45 केबी बताया है, अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो आप उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी रेप्लिकेट करवा सकते हैं. उसके बाद आता है बीएसी. बीएसी यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ठीक है, क्या है बीएसी? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल, यानी जो इनका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, किसका? बैक्टीरिया का. हम यहाँ पे इकोलाई बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, उसका जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं. हम उस प्लाज्मिड में चेंजेस कर सकते हैं ना. आर्टिफिशियल क्यों बोला? है तो वो नेचुरल, बट हम उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं ना. मैनिपुलेशन करके उसको रिकॉम्बिनेंट बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे बोला है दीज वेक्टर्स accommodate about up to 300 to 350 kb of foreign DNA. इतनी बड़ी मतलब इस रेंज का लेंथ का फॉरेन डीएनए ये प्लाज्मेट कैरी कर सकता है. ठीक है, क्लियर हो गया? ये रेंज बताइए, 300 टू 350 केबी का फॉरेन डीएनए ये वेक्टर यानी प्लाज्मिड यानी बीएसी कैरी कर सकता है. जब आपने उसमें कुछ प्लाज्मिड में चेंजेस करे तो आप उसको अब नेचुरल थोड़ी बोलोगे, ऑब्वियस क्या बोलोगे? आर्टिफिशियल. ठीक है, नेक्स्ट इज द वाईएसी. वाईएसी यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट भी एक यूनिसेलुलर फंगस है, उसको भी क्लोनिंग के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, इसने बोला है कि इसको क्लोनिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं. यूज टू क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ मोर देन 1 MP. ठीक है, एंड MP से मेगा, माइक्रो बेस पेयर से मेगा बेस पेयर, इतना 1 बताया हुआ है. जैसे तुम लोगों को सैटेलाइट डीएनए का कुछ याद है कि नहीं है? मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, मेगा सैटेलाइट, है ना, पढ़ा था. तो वैसे ही हम वैसे तो न्यूक्लियोटाइड जो भी नंबर है उसका लिखते हैं कि ये जैसे 502 बेस पेयर लिखा, फिर 640 बेस पेयर लिखा, 07 बेस पेयर लिखा. अब हम उसको बेस पेयर के अलावा हम उसको लेंथ में लिख सकते हैं, या तो केबी या फिर एमपी, एमबी. ठीक है, माइक्रो बेस पेयर से मेगा बेस पेयर मतलब ईस्ट एक ऐसा वेक्टर है जिसमें काफी बड़े लेंथ का फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जा सकता है. बात समझ आई? काफी बड़े फॉरेन डीएनए को आप इंसर्ट कर सकते हैं इसमें. ठीक है, लार्ज जीनोम लाइक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे बोला है, तो मैंने क्या बोला, इसमें ज्यादा बड़ा फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जा सकता है. तो हम कोई जब जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी की जीन के बारे में हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसके करेक्टर को, या कंपेयर करना चाहते हैं यूजफुल करेक्टर वाली जीन को, तो हम उस वेक्टर का यूज करते हैं जो ज्यादा बड़ा डीएनए फॉरेन डीएनए कैरी कर सके. ठीक है, क्लियर? क्लियर है? आगे है, अगर आप इसको आपकी बुक में भी दिया हुआ है,
अगर आप 1 MP या फिर मेगा बेस पेयर को बेस पेयर में लिखना चाहो तो इसको लिखा जा सकता है 10⁻⁶ बेस पेयर। कितने बेस पेयर कैरी कर सकता है ये फॉरेन डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट इज द फेज मिड। फेज मिड यहाँ पे फिर से आ गया फेज वर्ड। फेज मतलब वायरस। ठीक है, जब हमने पढ़ा बैक्टीरियोफेज तो बच्चे उसमें बैक्टीरियोफेज में कंप्लीट बैक्टीरिया का जीनोम आ रहा था। ठीक है, कंप्लीट आ रहा था, उसके प्लाज्मिड की बात भी हो रही थी, उसके मेन डीएनए की भी बात हो रही थी, बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, प्लस वायरल डीएनए। ठीक है, फेज मिड की बात है तो मतलब वायरस का जीनोम प्लस प्लाज्मिड। ठीक है, बैक्टीरियोफेज। आपको पता है कि फेज जो है वो खाली अकेला तो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, उसको बैक्टीरिया या कोई किसी और होस्ट सेल का लेना ही पड़ता है रेप्लिकेशन के लिए। मतलब रेप्लिकेशन के लिए उसको किसी ना किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड क्या बनाता है? फेज में। ठीक है, क्लियर हो गया? इट यूज फॉर कैरिंग लार्जर डीएनए सीक्वेंस। इसको भी, फेजमिड को भी लार्ज फॉरेन डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। YAC को भी, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को भी, और फेजमिड को भी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हमने सबसे पहले बात की थी कॉस्मिड की थी ना, कॉस्मिड। आपने PVR 322 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? ठीक है, अब मैं तुम्हें सबसे पहले ई को, जो कॉस्मिड है उसका स्ट्रक्चर बताती हूँ। देखिए, कॉस्मिड में कॉस्मिड किससे बना है? कॉज बना है, कॉज इज द साइट दैट इज द कोहेसिव साइट और द स्टिकी साइट। इन किस केस में पढ़ा हमने? लैम्डा के केस में पढ़ा ना। और मिड का मतलब है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड यानी कि एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है देखो। ECOR1, इसका तो मतलब तुम्हें समझ आ गया होगा, किसके बैक्टीरिया किसके प्लाज्मिड को लिए ई कोलाई के लिए। ठीक है, रफ स्ट्रेन और रोमन नंबर्स में 1 लिखा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ठीक है, बाकी और क्या चीज प्रेजेंट है? कोस साइट्स प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड कोहेसिव साइट्स और द स्टिकी एंड्स। ओके, कब बन जाती है लीनियर? जब वो प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा तो वो लीनियर से सर्कुलर बन जाएगा। सही है ना? और बीच में रहता है SMA1 जीन। ठीक है, यहाँ पे देखो सारा लिखा हुआ है। ओरी बी मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बी लिखना चाहो लिख भी सकते हो। कॉज साइट्स आर द ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड्स भी हो सकते हैं और स्टिकी एंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बट हमने पीछे स्टिकी पढ़ा लैम्डा के केस में, तो ऐसा नहीं है, स्टिकी की जगह ब्लंट एंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, और SMA1 इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर व्हाट? रिस्ट्रिक्शन जोन। कहाँ प्रेजेंट है? कॉस एंड्स के या कॉस साइट्स के बीच में। ठीक है, ये है कॉस्मिड का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? कॉस्मिड वेक्टर का स्ट्रक्चर। PVR 22 में कुछ और एक्स्ट्रा जीन्स ऐड की हुई थी, बट आपको मेन हाईलाइट करना है कॉस्मिड। तो आपने ECOR1 हाईलाइट कर दिया, पता चल रहा है कि प्लाज्मिड ई कोलाई का। कॉस साइट्स हाईलाइट कर दी, उनके बीच में है SM1 जीन जो कि रिकॉग्निशन साइट रहेगी, सीक्वेंस रहेगी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए फॉर क्लीविंग। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे ऐड भी किया जा सकता है या फिर ऑलरेडी ऐड हुई होगी तो उसको भी हाईलाइट किया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है फेजमिड। ठीक है, सभी नहीं बताऊंगी, इसमें आप लोगों ने फेजमिड का देखना है। अभी फेजमिड में देखिए, प्रमोटर साइड है, सिग्नल पेप्टाइड है, रिस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन साइट्स हैं। ठीक है, कोट प्रोटीन है, IG प्रोटीन है। मतलब फेजमिड किससे मिलके बना है? किस किस से मिलके बना है? बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड।
ठीक है, तो उसमें बैक्टीरिया का प्लाज्मिड का जीन भी रहेगा और कुछ जीन्स जो वायरस की यानी बैक्टीरियोफेज की आई है वो भी बताएंगे। ठीक है, रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ प्लाज्मिड, ओरिसाइड यहाँ पे होगी, सिलेक्टेबल मार्कर जीन बताई है, आईजी रीजन बताया है जो किसी पर्टिकुलर जीन के लिए होगा, जो उसके लिए एसेंशियल होगा। ठीक है, प्लाज्मिड के लिए एसेंशियल होगा। कोड प्रोटीन समझ रहे हो, कोड प्रोटीन जो कि फेस की प्रोटीन कोटिंग बनाता है, याद है ना, हेड रीजन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन को, वो कोटिंग जीन यहाँ पे प्रेजेंट होगी। कोट प्रोटीन लिखा है मतलब वो जीन है जो ये प्रोटीन बनाती है इसकी फेज फेज की। ठीक है, रिकॉग्निशन साइड होगी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए, प्रमोटर साइड होगी, तो ये फेज निकला है। आप लोगों को इनका इतना डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं आता, बस थोड़ा थोड़ा सा याद रखना आते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये जो कॉस एंड्स या स्टिकी एंड्स की मैं बात कर रही थी, मैंने बोला कि अगर वो लीनियर है तो सर्कुलर में जब होगा तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट कर जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखो सी के सामने जी आ जाएगा, है ना, 3 बार सी यहाँ पे है तो 3 बार जी यहाँ पे है, फिर जी है तो सामने इधर सी है, तो कॉम्प्लीमेंट करेगा नहीं है जब सर्कुलर में चेंज होंगे। किसके, लीनियर लैम्डा डीएनए जो जब होस्ट के अंदर जाएगा तो सर्कुलर में चेंज होगा, तो ये स्टिकी एंड्स यानी कोस एंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट कर जाएंगे। क्लियर, आगे आता है नेक्स्ट वेक्टर विच इज कॉल्ड द शटल वेक्टर। नोट आ सकता है आपको शटल वेक्टर पे। शटल वेक्टर क्या है, शटल वेक्टर कैन एग्जिस्ट इन बोथ द यूकेरियोटिक सेल एंड इकोलाई। ये वेक्टर जो है वो इकोलाई सेल्स में, इकोलाई में यानी बैक्टीरिया सेल में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और यूकेरियोट्स यानी ईस्ट एक यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर फंगस है ना, तो उसमें भी एग्जिस्ट कर सकता है। हम यहाँ पे ज्यादातर यूनिसेलुलर को ही वेक्टर के तौर पे यूज करते हैं ना, मल्टी को थोड़ी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर का रेप्लिकेशन का या डिवीजन का रेट फास्ट होता है एज कंपेयर टू मल्टीसेलुलर। ठीक है, दीज वेक्टर कंटेन 2 टाइप्स ऑफ ओरी। ठीक है, 2 तरह की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है शटल वेक्टर में, एंड सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, और एक ही टाइप का एंड वन टाइप दैट फंक्शन इन द यूकेरियोटिक सेल एंड अनदर दैट फंक्शन इन द इकोलाई। बेशक ये दोनों 2 साइड्स होती हैं इस वेक्टर में, ओरी साइड होती है 2, सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं, बट एक जो होगी एक्टिव होगी यूकेरियोट्स के केस में, ओरी साइड और सेलेक्टेबल मार्कर जीन, और वहीं पे अगर इकोलाई के अंदर वो वेक्टर जाता है तो अनदर ओरी साइड और सेलेक्टेबल मार्कर जीन एक्टिव हो जाएगी। बात समझ आई कि नहीं, दोनों में से एक ही एक्टिव होगी, डिपेंड करता है कि वो यूकेरियोटिक सेल के अंदर रेप्लिकेट कर रहा है या इकोलाई या प्रोकैरियोट के अंदर कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल शटल वेक्टर का एग्जांपल है ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इसको YEP। क्या नाम बोला मैंने शटल वेक्टर का, बोलो, बोलते नहीं, बोलो, क्या नेम बोला। ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एपिसोमल प्लाज्मिड। एपिसोमल क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं एपिसोमल एक जेनेटिक मटेरियल ही है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया सेल का जिसमें 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स का एसोसिएशन होता है जेनेटिक मटेरियल का। जैसे बैक्टीरियोफेज में वायरस और बैक्टीरिया का है ना, वैसे ही एपिसोम वर्ड जो है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल in which the combination of 2 type of DNA, 2 type of DNA, one is the DNA of virus and one is the another is the DNA of the another organism। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया का और वायरस का। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट और एपिसोमल प्लाज्मिड, एपिसोमल प्लाज्मिड, एपिसोम वर्ड का मैं मतलब बता रही थी, तो यहाँ पे ईस्ट का डीएनए भी होगा और बैक्टीरिया का डीएनए या प्लाज्मिड का डीएनए, प्लाज्मिड जा रहा है ना किसके अंदर, ईस्ट के अंदर, तो ईस्ट कौन है, यूकेरियोटिक सेल। यही तो बात बोली, ये वेक्टर जो होगा शटल वेक्टर वो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए सुटेबल है, यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में इकोलाई और यूकेरियोट्स में ईस्ट। ठीक है, तो
अगर कॉम्बिनेशन रहता है यूकैरियोटिक सेल प्लस प्लाज्मिड का, यूकैरियोटिक मतलब ईस्ट सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिड यानी प्लाज्मिड वो वेक्टर जो कि ईस्ट के अंदर जाके रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। वहीं पे अगर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम की बात कर रहे हैं तो इसमें एग्रोबैक्टीरियम क्या है, बैक्टीरिया है, उसके प्लाज्मिड का अगर एडिशन हो रहा है रिकॉम्बिनेंट का तो उसको क्या बोलेंगे, इकोलाई, सॉरी इकोलाई नहीं, दैट इज कॉल्ड द अनदर टाइप ऑफ द वेक्टर, जिसमें पूरी साइड वो वाली एक्टिव होगी जो कि हमने बात करी, जो कि बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है रेप्लिकेशन के लिए। दो तरह की ओरिसाइड और दो तरह की सिलेक्टेबल मार्कर जीन की बात की ना, तो एक होगी ईस्ट के लिए एक्टिव और दूसरी होगी बैक्टीरिया के लिए एक्टिव, ठीक है। और आपको एक और बात बताऊं, ईस्ट के अंदर खुद भी प्लाज्मिड हो सकता है, ऑलरेडी भी प्लाज्मिड हो सकता है, बैक्टीरिया के अंदर भी होता है ना, ईस्ट में भी हो सकता है। पर हमने मैनिपुलेशन करके जो प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस किया या तो यूकैरियोट में, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया में, तो उस तरह के वेक्टर को बोलते हैं शटल वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? Yes, ma'am. यहाँ पे ना जो बात की है तो ये हो गया प्लाज्मिड, ठीक है। और जब इसको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो प्लाज्मिड किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम, और डाइकॉट प्लांट्स में वो क्या करता था, पहले ट्यूमर इंड्यूस करता था, पर उसके प्लाज्मिड को चेंज कर दिया जो कि ट्यूमर पहले कॉज करता था, तो वो अब ट्यूमर कॉज नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जो पैथोजेनिक एग्रोबैक्टीरियम था उसको पैथोजेनिक बना दिया डाइकॉट प्लांट्स के लिए, तो जीन मैनिपुलेशन ही की ना उस वेक्टर में, प्लाज्मिड में। आगे बात समझ, ठीक है। तो बैक्टीरिया का बैक्टीरियल सेल भी यूकैरियोटिक हुआ, ठीक है, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम जो हुआ वो वेक्टर हुआ, प्लाज्मिड हुआ, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ डीएनए। अब आगे बात करते हैं। हाँ जी, जो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर बैक्टीरिया की कॉलोनी अगर कलर प्रोड्यूस करती है, वो चीज बताइए। सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम जब मिलता है तो क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा और एंजाइम उससे डिसोसिएट कर जाएगी, यही होता है ना नॉर्मली। तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की बात की थी, ठीक है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ब्लू कलर की कॉलोनी बनाता है जब कौन सी एंजाइम एक्टिवेट होगी, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है। ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज तब इनएक्टिव हो जाती थी जब उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता था, यही था ना जीन ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो हमने पीछे पढ़ा। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इन द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसकी वजह से क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट रहेगा तो सही, बट बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की एब्सेंस में कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, तो कॉलोनीज जो होंगी वो कलरलेस होंगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, उसमें ब्लू कलर की कॉलोनीज बनी क्योंकि उसमें एंजाइम था, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, आगे देखिए कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब जो इस होस्ट के अंदर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल रहे हैं, क्या वो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कैपेबल है कि नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटेंट होस्ट होना चाहिए। डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर यानी कि वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, हमने पढ़ा कि जीन ट्रांसफर किसके थ्रू किया जा रहा है, वेक्टर की हेल्प से किया जा रहा है, ठीक है। तो यही हुआ ना डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, उसका डीएनए भी है किसका, जिस वेक्टर को आप यूज कर रहे हैं उसके डीएनए को भी साथ में आप डाल रहे हैं और फॉरेन डीएनए को उसके साथ जोड़ रहे हैं, और फिर उसकी हेल्प से आप उस जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म पर, यही है ना। अब आगे बोला है डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक क्यों है, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है, एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों शो करता है ये, ठीक है। सो इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, डीएनए हाइड्रोफिलिक होने की वजह से क्या होगा, वो होस्ट के डीएनए में जाना तो चाहेगा पर सेल मेम्ब्रेन उसको रोक लेगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन खुद हाइड्रोफिलिक नेचर की होते हैं ना, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है ना, हेड एंड टेल रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन।
तो जिसकी वजह से वो डीएनए को अलाउ नहीं करता है डायरेक्टली। ठीक है, to avoid this problem, bacterial cell can be treated with the specific concentration of divalent cation, that is a calcium. ठीक है, अगर आप डीएनए को, डिजायरेबल डीएनए को बैक्टीरिया के सेल के अंदर डायरेक्टली डालना चाहो तो डाल पाओगे? नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको रोकेगा। ठीक है, इसलिए हमें किसके साथ एसोसिएट करके डालना पड़ता है? वेक्टर के साथ। पर ऐसा नहीं है कि वेक्टर के साथ तुमने डिजायरेबल जीन को एसोसिएट कर दिया, क्या बना दिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। ये सुनो, अब आपने उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। उसको एंटर करवाने के लिए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल के अंदर डालने के लिए आपको ट्रीट करना पड़ेगा कैटाइन, डाइवेलेंट कैटाइन जो कि कैल्शियम होगा, उसकी कंसंट्रेशन स्पेसिफिक रखनी पड़ती है, तब जाके एंटर करेगा और सुटेबल टेम्परेचर देना पड़ेगा। सो डीएनए एंटर द बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स cell membrane or a cell wall. Just wait, I will show the one video. See here, वीडियो जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जो भी फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उस डीएनए को किस तरह से होस्ट सेल के अंदर डाला जाएगा। Once we have obtained the recombinant DNA molecule using a cloning vector, another challenge is introducing this recombinant DNA in the host cells. वही है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर कैसे डाला जाए? तुम क्या सोच रहे हो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया और डायरेक्ट उसको होस्ट के अंदर डाल देंगे? इतना इजी नहीं होता है। हर चीज को एक सही कंसंट्रेशन, सही केमिकल्स और टेम्परेचर के साथ ट्रीट करेंगे, तभी वो उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी उसको वो रिसीव करेगा। ऐसे नहीं होता है। ऐसे तो तुम अगर उसको नॉर्मल कंडीशन में रख दो तो वो जिस तरह से रखा होगा 10 साल तक निकल जाएगा, वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तभी वो होस्ट उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ले सकता है। DNA, the deoxyribose sugar and the phosphates are hydrophilic in nature. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि 3 चीजों से बने होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा क्या होता है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, जो कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर शो करेंगे और उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली डीएनए को अलाउ नहीं करता। Therefore, cannot pass through the cell membranes. To overcome this problem, bacterial cells have to be made competent to take up plasmids. Therefore, they are treated with divalent cation like calcium. This enhances the efficiency of the entry of DNA into a bacterium through pores on the cell wall. देखिए, डाइवेलेंट की वजह से सेल वॉल में पोर्स बनेंगे और वो पोर्स की वजह से अलाउ करेगा कि होस्ट उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिसीव कर ले। ठीक है, After this, recombinant DNA can be forced into such cells by incubation of cells with recombinant DNA on ice. This process is followed by इसको अब देखिए आइस में रखा, इंक्यूबेट किया, ठीक है, कुछ टाइम के लिए प्लाज्मिड को और कॉम्पिटेंट होस्ट को। administering a heat shock to the cells at around 42 degrees. अब यहाँ पे इसको हीट शॉक और यानी कि वाटर बाथ में रखा जाता है जिसका टेम्परेचर रहता है 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी टेस्ट ट्यूब को अब ट्रांसफर किया 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यानी वाटर बाथ degrees Celsius and putting them back on ice. और कुछ टाइम के बाद उसको फिर से दोबारा से आइस वाले जार में रख दिया। ठीक है, After this, the bacteria are able to take up the recombinant DNA. इससे क्या हुआ कि बैक्टीरिया ने उस प्लाज्मिड को क्या कर लिया? अलाउ कर दिया, उसको रिसीव कर लिया। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर कर गया।
Apart from cloning vectors, ठीक है, बात समझ आई क्या बताया मैंने अभी आप लोगों को? तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करता। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बैक्टीरिया सेल को डाइवेलेंट कैल्शियम आयन से ट्रीट किया जाता है, ताकि डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल मेम्ब्रेन में, सेल वॉल में पोर्स बना के इजिली सेल के अंदर चला जाए। बट उसको साथ में इंक्यूबेट भी किया जाता है, किसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइस के साथ, ठीक है। फिर उसको थोड़े टाइम के बाद प्लेस किया जाता है 42 डिग्री सेल्सियस वाटर बाथ में, हीट शॉक दिया जाता है और फिर से वापस उसको आइस वाले कंटेनर में रखा जाता है, ताकि बैक्टीरियम उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले सके, ठीक है। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उसको हीट शॉक या आइस में रखा जा रहा है? कई फैक्टर्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अलाउ करते हैं। कुछ पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ये टेम्परेचर इंक्यूबेशन करने से वो प्लाज्मिड को अलाउ करेगा, जिससे प्लाज्मिड सेल मेम्ब्रेन के मतलब होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ये हो गया कॉम्पिटेंट होस्ट, जिसकी बात होगी। अब हम बात करते हैं, अगर हम वेक्टर के बिना जीन ट्रांसफर करें तो वो कौन सा वे है? क्या लिखा है? उस वे को बोलते हैं डायरेक्ट और वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, ठीक है। कौन कौन से डायरेक्ट मेथड होते हैं जो जीन ट्रांसफर में हेल्प करते हैं? माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड, ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ठीक है बच्चे, बात समझ आई? These are the another methods which transfers the gene from जो भी जिससे भी लिया आपने डिजायरेबल जीन, उसको डायरेक्टली होस्ट सेल में डालना है, किसी वेक्टर के बिना, होस्ट के बिना नहीं, किसी वेक्टर के बिना, ठीक है, यानी वेक्टरलेस। तो माइक्रो इंजेक्शन क्या है? In this, recombinant DNA is directly injected into the nucleus of the animal cell or plant cell by using the microneedles or micropipettes. Also, the video, see in this video, what is the microinjection? Microinjection is like the injection. Foreign DNA fragments can also be introduced into host cells using methods such as microinjection and biolistics or gene gun. The microinjection method involves the direct injection of recombinant DNA into the nucleus of an animal cell. जिस भी होस्ट को आप यूज कर रहे हैं, जिसमें आपने उस जीन को डालना है, तो उसको उस नीडल में या उस माइक्रो इंजेक्शन में ले लेंगे, ठीक है, और उसको न्यूक्लियस में इंसर्ट कर देंगे। पर इसके लिए आपको जो एनिमल सेल लेना है, जिसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है फॉरेन डीएनए, वो सेल पहले पूरी तरह से सही से आइसोलेट करें, उसको सही से पहचाने कि सही कहीं वो सेल इनएक्टिव तो नहीं है, तो सुटेबल तो है उस फॉरेन जीन को मल्टीप्लाई तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, मतलब वो रिसीव कर सकता है उस चीज को कि नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको और क्या करना पड़ेगा? इतना इसको पकड़ा है, देखो यहाँ पे होल्ड करने वाला भी होता है, ठीक है। आप लोगों का एक होल्डिंग पिपेट रहेगा, जहाँ पे उस स्पेसिफिक सेल को होल्ड किया जाता है, और जीन उस माइक्रो पिपेट की हेल्प से या माइक्रो इंजेक्शन से उस सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर उस इंजेक्शन को दे दिया जाता है, ठीक है। आगे बात समझ? अब सोचो ये मेथड कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, सेल को नेकेड आई से देखना कितना डिफिकल्ट है, और इंजेक्शन तो ऑब्वियस, इंजेक्शन कितना माइक्रो होगा, कितना फाइन होगा उसका नीडल। हम अपनी बॉडी में हमें जो इंजेक्शन लगता है, ठीक है, उसका पॉइंट आगे से बहुत ज्यादा छोटा होता है, पर कहीं ना कहीं सेल दिखना भी तो चाहिए ना। वो सेल अब डिपेंड करता है कि वो किस एनिमल सेल को यूज कर रहे हैं उस फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एग सेल है तो एग बहुत बड़ा होता है, कुछ एनिमल्स के एग जो होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ छोटे बहुत ज्यादा लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो किस सेल को यूज कर रहा है जिसमें उसने फॉरेन जीन को डालना है, ठीक है। आगे बात समझ? While in the biolistics or gene gun method, plant cells are bombarded with high velocity microparticles of gold
or tungsten coated with DNA. तो यहाँ पे देखो बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड क्या होता है, ये गन की तरह होता है एक, जिसमें फॉरेन डीएनए को डाला जाता है, पर उस फॉरेन डीएनए को कोटिंग करा की गई होती है गोल्डन या टंगस्टन से। डीएनए पार्टिकल, फॉरेन डीएनए पार्टिकल को कोटिंग किया होता है गोल्ड या टंगस्टन से, ठीक है, ताकि फोर्स के साथ टारगेट प्लांट सेल के अंदर उस फॉरेन डीएनए को डाला जा सके। गोल्ड और टंगस्टन का ज्यादा कोई लेना नहीं होता है, लेना देना नहीं होता है, मेनली डीएनए को फोर्स के साथ उसके अंदर पहुंचाना है, तो गोल्ड या टंगस्टन से उसको कोटिंग करने से क्या होता है, उस फोर्स के साथ उसको टारगेट सेल तक पहुंचाया जा सकता है। आगे बात सुनो, ये सुनो, हो गए थे। देखो तो माइक्रो इंजेक्शन जिसमें टारगेट डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली एनिमल सेल या प्लांट सेल के न्यूक्लियस इंजेक्ट कर दिया जाता है माइक्रो नीडल या माइक्रो पिपेट के हेल्प से, ठीक है। जैसे इन एनिमल सेल की बात की, मैंने बोला ना एग्स, अब डिपेंड करता है ये किस एनिमल का एग ले रहे हैं, है ना, ठीक है। एम्ब्रियो, या तो एम्ब्रियो में डालेंगे क्योंकि उससे क्या होगा, फॉरेन जीन मल्टीप्लाई करेगा ना, क्योंकि जर्म सेल्स में इंट्रोड्यूस करने से या जाइगोट में इंट्रोड्यूस करने से या फर्टिलाइज्ड एग में या अनफर्टिलाइज्ड एग में इंट्रोड्यूस करने से वो फॉरेन जीन आगे जाने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं, ठीक है। आगे है एलेक्स जेफरे, ठीक है। एलेक्स जेफरे एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1993 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे भी काफी काम किया था। उन्होंने इस माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से कई प्लाज्मेट को, कई रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एनिमल सेल और प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जिसके उनको कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिले और कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी मिले, ठीक है। बायोलिस्टिक मेथड में सेल्स के अंदर बम्बार्ड किया जाता है हाई वेलोसिटी के साथ, किसको, फॉरेन पार्टिकल को, डीएनए पार्टिकल को, बट उस फॉरेन डीएनए पार्टिकल को गोल्ड या फिर टंगस्टन से कोट किया जाता है, ठीक है। माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड या टंगस्टन के, किसके साथ, फॉरेन डीएनए के साथ, ठीक है। ये मेथड प्लांट्स के लिए ज्यादा सुटेबल है, ओके। थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब पोर बनाना, कुछ ऐसा लें जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स बन जाएं, यानी होस्ट सेल के मेम्ब्रेन में होल बना के क्या करना, फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। पर वो पोर परमानेंट नहीं होगा, शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, नहीं तो उस पोर से कोई जर्म्स या कोई और चीज भी एंटर कर सकती है। जैसे तुम लोगों को याद होगा ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो थी स्पर्म एक्टिवेशन, जब स्पर्म और एग मेम्ब्रेन का क्या होता था, रिएक्शन होता था, तो वहां पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम कोरोड करती थी ना एग मेम्ब्रेन को, कोरोना रेडिएटा याद है, वो पोर बनाती थी, न्यूक्लियस एंटर करता था, फिर बाद में वो पोर क्लोज हो जाता था। वही चीज है कि वो टेम्परेरी क्या बनाएगा, पोर बनाएगा होस्ट सेल के मेम्ब्रेन में, ताकि ताकि क्या हो सके, फॉरेन डीएनए उसके अंदर जा सके। बट यहाँ पे पोर बनाने के लिए किसको यूज किया जा रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, इलेक्ट्रिकल केमिकल्स को, इलेक्ट्रोकेमिकल्स को, यानी कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल को यूज करने से या लाइसोजाइम को यूज करने से होस्ट सेल के मेम्ब्रेन में टेम्परेरी पोर बना के फॉरेन डीएनए को डायरेक्टली होस्ट सेल के अंदर पहुंचाया जाएगा, ठीक है। आगे है केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। केमिकल मतलब कुछ केमिकल की हेल्प से जीन ट्रांसफर किया जा रहा है होस्ट सेल के अंदर, उस केमिकल का नाम होता है पैग, PEG, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। ये पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल डायरेक्ट फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर पहुंचा देगा, क्योंकि इस केमिकल की हेल्प से अलाउ करेगा होस्ट सेल फॉरेन डीएनए को आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। क्लियर तो नहीं गए फिर से तुम लोग, ठीक है, क्लियर है। Yes, yes, ma'am. So these are the four methods which helps in the transfer of gene from host to from जो भी recombinant है या desirable gene है उसको host तक पहुंचाना डायरेक्ट वे से, नॉट विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। वेक्टर की हेल्प से पढ़ लिया हमने पीछे, ठीक है। This method uses disarmed pathogen vectors
when allowed to infect the cell. अब देखिए माइक्रो इंजेक्शन की बात की ना, माइक्रो इंजेक्शन से क्या किया, एक बैक्टीरियम जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम यानी टीडीएनए, ट्यूमर इंड्यूसिंग था ना ये बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिटेशन, जो कि डायकॉट प्लांट्स में क्या करता था, ट्यूमर इंड्यूस करता था। ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसेस प्लाज्मिड में क्या किया, जीन मैनिपुलेशन किया और उसमें फॉरेन जीन को ऐड कर दिया। ठीक है, जो कि डायकॉट प्लांट्स को पहले क्या करता था, ट्यूमर मतलब चेंज करता था, पैथोजेनिक था, अब उसकी पैथोजेनिक कैरेक्टर को क्या कर दिया, डिसहार्म कर दिया। ठीक है, डिसहार्म करने से क्या होगा, उसकी जो पैथोजेनिक कैरेक्टर था एग्रोबैक्टीरियम का, वो डायकॉट्स में अब नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी जगह उस ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन की जगह फॉरेन डीएनए डाला है, जो कि पैथोजेनिक नहीं बनाएगा उस बैक्टीरियम को। ठीक है, क्लियर? Transfer the recombinant DNA into the host. The use of cloning vectors and methods such as century. In times when agriculture is faced with challenges such as drought, disease, for yield, this technology has also helped produce a sequence. This piece of DNA is cut out of sequence. These steps are. अब आगे है, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? हम जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके, वो करेंगे। तो आज आपका टाइम हो गया है, तो हम इस टॉपिक को कल करेंगे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट किया जाता है, जो भी इंट्रोड्यूस करना है आपने। ठीक है, फिर स्पेसिफिक लोकेशन से डीएनए को कट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, कट करने के बाद उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए एक रिएक्शन होता है जिसको पीसीआर बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें सूटेबल टेम्परेचर के साथ उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को रेप्लिकेट किया जाता है। एम्प्लीफिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना, किस टेक्निक की हेल्प से? पीसीआर। ठीक है, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ही एक स्टेप है। ठीक है, फिर उसके बाद जब पीसीआर की हेल्प से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट को आइसोलेट करना, जिसको हम पढ़ेंगे डाउनस्ट्रीमिंग में। ठीक है, इस टॉपिक को हम कल करेंगे। ओके, अभी आप लोगों का एक और टॉपिक इससे रहता है, वो टॉपिक ये है टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपको टेबल बोला करने के लिए, उस टेबल के साथ साथ हमने ये भी पढ़ना है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 टाइप की होती हैं, और सबसे ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज की जाती है, जैसे ये है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ओनली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2 आर यूज्ड इन द जीन मैनिपुलेशन फॉर 2 रीजंस। ठीक है, क्योंकि पहली बात, कितनी टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं? 3 टाइप की, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट की जाती हैं। ठीक है, टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, इन तीनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में जो सेकेंड टाइप की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है, उसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जीन मैनिपुलेशन के लिए। इसके 2 रीजंस हैं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीविंग करने के टाइम, कटिंग करने के टाइम एटीपी का यूज नहीं करती, और हम वही चाहते हैं कि ऐसी एंजाइम जो कम एनर्जी ले, या कम एनर्जी या ले ही ना, तो हम उन एंजाइम्स का यूज करते हैं। तो कोई भी एटीपी यूज नहीं करेगा रिस्ट्रिक्शन टाइप 2 एंजाइम क्लीविंग के टाइम। ठीक है, और इट मेक्स क्लीवेज और कट इन द बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये क्लीविंग दोनों तरफ से कर देगा डीएनए को, जिससे स्टिकी ब्लंट एंड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 है, वो 3 सब यूनिट से बना होता है, और ये क्लीविंग करने के टाइम एटीपी भी इसको चाहिए है, मैग्नीशियम भी चाहिए है, और एस एडिनोसाइल मिथोनाइन भी चाहिए है। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन साइट रहती है, मतलब इस एंजाइम को काम करने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत होती है। ठीक है, और ये एंजाइम स्पेसिफिक साइट्स पे ही कट
करती हैं, ठीक है, विद इन द डीएनए बट डू नॉट कट दीज साइड्स, यानी कि स्पेसिफिक साइड हर जगह कट नहीं लगाएंगी, ठीक है। एंडोन्यूक्लियसेस और एक्सोन्यूक्लियसेस पढ़ा था ना, तो ये एंजाइम जो होती हैं कम यूज की जाती हैं जीन मैनिपुलेशन में, इनका कोई ज्यादा रोल नहीं होता रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टाइप 1 का, ठीक है बच्चे। टाइप 2 की बात अभी की, टाइप 2 सिर्फ मैग्नीशियम 2 चाहती है पर एटीपी नहीं चाहिए इसको, ठीक है, इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और ये एंजाइम जो है वो कट करती है स्पेसिफिक साइड पे, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक साइड एंडोन्यूक्लियसेस या एक्सोन्यूक्लियसेस एंड्स जो रहते हैं, ओके। और टाइप 3 जो है ये 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है, इसको भी एनर्जी चाहिए, Mg2 पॉजिटिव चाहिए, एडिनोसाइल मेथोनाइन फॉर रिस्ट्रिक्शन चाहिए एंजाइम्स के लिए, और ये रिकॉग्नाइज करेगी साइट्स को बट क्लीव नहीं करती हैं, ठीक है, और इसको ज्यादा यूज भी नहीं किया जाता है recombinant DNA technology में। तो out of 3 which restriction enzyme used in mostly in the recombinant DNA technology? Type 1, टाइप 2 सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो टॉपिक हो गया, आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है बच्चे। कल हम करेंगे how to manipulate or how to multiply the gene of interest. What are the different steps for the multiplication of gene of interest? ठीक है। ये जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, वसुधा क्यों क्लास लेट ज्वाइन किया आपने? वसुधा, चाइना, चाइना, तो खाली आप लोग क्लास ऑन करके छोड़ के चले जाते हैं? यस आंसर, शिखा, इन सबकी मैंने एब्सेंट मार्क करनी है जिन्होंने मेरे को आंसर नहीं किया है, मैंने एब्सेंट मार्क करना है। सिर्फ मेरी क्लास में प्रतीक्षा, प्रयांशी और रुचिका यही क्लास में अटेंटिव है, सुन रहे हैं, कैमरा ऑन है, मैं इन्हीं का क्लास अटेंडेंस लगाऊंगी और बाकी का मैं एब्सेंट मार्क करूंगी, ठीक है। वसुधा, रिभु, अविनाश, शांचल, श्वेता, शिखा, शाइना, भव्यता, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? कल आपका वीकली टेस्ट भी है, ठीक है। कल के लिए टॉपिक कौन सा? लास्ट टाइम आपका कौन से चैप्टर का टेस्ट हो गया था? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। तो कल के लिए आपका ये एक चैप्टर फुल होगा, कंप्लीट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस वाला कंप्लीट चैप्टर, इस चैप्टर का कंप्लीट आपका कल टेस्ट होगा, और टेस्ट के लिए क्वेश्चंस मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। मैं क्लास में भी ले सकती हूँ, जैसे मर्जी ले सकती हूँ, वो तुम लोगों ने इसकी टेंशन नहीं लेनी है, पर प्रिपेयर होना चाहिए, ओके। थैंक यू। Yes, ma'am.